तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज से हम ओशिनो को शुरू करेंगे और इस वीडियो में इसके एपिसोड 1 जो 8 मंथ स्पेशल एपिसोड था उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड स्टार्ट हम देखते हैं कि शो बिजनेस एक फिक्शनल वर्ल्ड था जहाँ पे लोग चीज़ों को फैब्रिकेट या फिर कंसील करते थे और उनके बारे में झूठ बोलते थे, और उनके फैंस भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे उनके साथ स्किलफुली झूठ कहा जाए। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक डॉक्टर था और एक आइडल आई का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो आई 16 साल की थी और एक ग्रुप बी कोमाची की सेंटर और उनकी एज थी और एक ग्रुप को बड़े 4 साल हो गए थे और वो स्टेडली स्टारडम में राइज कर रहे थे। बट तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि आई हाइटस पे जा रही थी अपनी हेल्थ की वजह से, जिससे वो बहुत सा सैड था। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें पता चलता है कि वो आई का फ़ैन कैसे बना। तो जब वो रेजिडेंट था वो एक पेशेंट सर तेजो से मिलता है जो आइडल्स या फिर स्पेशली आई की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो 12 साल की थी और छोटे समय में ही वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। बट उसे ब्रेन ट्यूमर था तो बहुत जल्दी मर जाती है और उसके डेथ के बाद से ही वो आई को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है एज वो आई में सरीना को सुपर इम्पोज कर रहा था। और इसके बाद वहाँ पे एक पेशेंट आती है जो प्रेग्नेंट थी और जब वो देखता है कि वो आई थी तो बहुत ज़्यादा शॉक में था और साथ में डिवास्टेटेड भी। स्टिल उनके सामने कंपोजर मेंटेन करता है और जो आई की दादी का प्रेसिडेंट था वो जानना चाहते फादर कौन था, पर आई इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती और इस चीज़ को सीक्रेट रखती है। और टेस्ट से कंफर्म हो जाता कि आई ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी और अगर उन्हें डिलीवर कर देती तो उसका कैरियर एंड हो सकता था। पर आई कोई फैमिली नहीं थी और वो चाहती एक फैमिली स्टार्ट करना, बट वो साथ ही में अपने काम को भी कंटिन्यू करना चाहती थी एज वो प्लान कर रही थी इस पूरी चीज़ को पब्लिक ना करने का। एज जो आइल्ड वर्क था वो पूरा फुल था लाइज से और उसके अकॉर्डिंग जो लाइज थे वही लव थे और उसको लाइज बोलने के बाद भी खुश दिखना पड़ता था। बट अब वो चाहती थी एक रियल लव को एक्सपीरियंस करना और ये सुन के मेन कैरेक्टर भी तैयार था ये चीज़ करने के लिए और उसे इंश्योर करता एक सेफ डिलीवरी का। एज वो चाहता आई को खुशी मिल सके, बट नॉर्मल डिलीवरी बिना पेन के पॉसिबल नहीं थी। पर आई तैयार थे बच्चों के लिए पेन सहने को। तो कुछ टाइम बीत जाता है और फाइनली डिलीवरी का दिन आ जाता है। तो मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल के बाहर था और थोड़ा उदास था एज डिलीवरी के बाद जो कनेक्शन था आई के साथ में वो कट जाएगा। बट तब एक आदमी उससे आई के बारे में पूछता है जो आई का स्टॉकर था, तो उसे फॉलो करता है। तो चाहता आई और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, बट वो स्टॉकर उसे क्लिफ से फेंक देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और दूसरी ओर आई की डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर आई के बच्चे एक्वामैन के रूप में रिबॉर्न करता है और फिर सेकेंड लाइफ स्टार्ट करता है अपनी आइल्ड मॉम और अपनी ट्विन सिस्टर रूबी के साथ में। और इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है तो आई की कंपनी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट साइतो इचियो से बताता है कि वो एज एन आइडल कम बैक करने वाली थी और जब वो काम करेगी उसकी वाइफ मियाई को साइतो बच्चों को बेबीसिट करेगी और उसे कहता है बच्चों के बारे में कुछ भी रिवील ना करने को एज उसे करियर एंड हो सकता है और सामने जो कंपनी थी वो भी ख़त्म हो सकती है। और इसके बाद टीवी पे वो अपीयर होने वाली थी और वहीं घर पे मियाई को बेबीसिट का एक्सपीरियंस नहीं था तो वो सो जाती है। तो एक्वा टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे बी कोमाची परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाली थी, बट वहाँ का स्टाफ इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था एज उनके लिए ग्रुप बिल्कुल एवरेज था। लेकिन स्टिल उनके सामने वो इस चीज़ को स्माइल के पीछे कंसील करते हैं एज वो चाहती उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना और जो हायर अप थे वही परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड नहीं थे एज वे नंबर्स यानी कि पैसों से मतलब था। लेकिन आई खुद भी एक बोनाफाइड लायर थी तो जैसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो सभी लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे
और जो लाइट आई क्रिएट कर रही थी सभी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। और वहीं घर पे एक्वा टीवी देख रहा था और तभी उसकी ट्विन सिस्टर रूबी जाग जाती है और हम देखते हैं कि रूबी भी नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी बल्कि वो भी एक्वा की तरह ही रिबॉर्न हुई थी और वो भी आई की बहुत बड़ी फैन थी और एक्वा इसके बारे में बहुत पहले से पता था एज उसने रूबी को आई के हेटर्स को रिप्लाई देखते हुए देख लिया था। तो आई के दोनों बच्चे ही नॉर्मल नहीं थे और वही मियाई को उन दोनों को वेबसाइट करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एज उसने प्रेसिडेंट से शादी की थी यंग लोग साथ काम करने के लिए, बट अब उसे आई के बच्चों को संभालना पड़ रहा था। तो वो सोचती है जो आई का स्कैंडल था मतलब कि जो आई के बच्चे हो गए थे उसके न्यूज़ मैगजीन में बेचने का, और वहीं एक्वा रूबी को समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो दोनों एज गॉड एक्ट कर रही थी पर मैं को लग रहा था कि वहाँ पे कोई प्रैंक कर रहा था और तभी रूबी अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है और उसे बताती है कि आई को गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट ने चूज़ किया था और वो दोनों उसे गार्ड करने आई थी और वो उसे कहती है आई और उनके सीक्रेट को सिक्योर रखने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी मतलब कि वो मर जाएगी, और अगर वो साथ कंप्लाई करती है तो दूसरी शादी एक हैंडसम एक्टर के साथ होगी। और ये सुन के मियाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इस चीज़ के लिए मान जाती है और इसके बाद से उन्हें सही से ट्रीट कर रही थी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो रूबी थी वो असल में सरीना थी बट उन दोनों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। एज जो एक्वा और रूबी ने ये बताया था कि वो रिबॉर्न हुए थे बट पास्ट के बारे में उन्हें एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताया था। और आई को एज एन एडल्ट टर्न किए हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और बी कुमार की पॉपुलैरिटी राइज कर रही थी बट फिर भी आई ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रही थी एज उनकी एजेंसी बहुत ज़्यादा छोटी थी और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम थी। और पहले आई को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था बट अब उसके 2 बच्चे थे तो ज़्यादा पैसा कमा के उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती थी। और उसके बाद आई वहाँ से प्रैक्टिस करने चली जाती हैं और वहीं पे एक्वा और वो भी कंफ्यूज थी कि आई इतना अच्छा गाती और डांस करती थी और उसका फेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो हार्ड वर्क भी करती थी बट फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। तो मियाको ने बताती है कि जो आइडल का वर्ल्ड था इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और जब कोई जॉब मिलती थी वो पूरे ग्रुप को एज अ होल मिलती थी जिसमें बहुत ज़्यादा कम पैसा था एज पैसा मेंबर्स में इक्वल डिवाइड हो जाता। और अगर कोई आइडल ग्रुप को लीव करके सोलो वर्क का ट्राई करती है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैक्सिमम केस में उन्हें छोटे मोटे काम करके घर चलाना पड़ता है। और मिया को अकॉर्डिंग आई बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल थी बट उसके लिए प्रॉपर्टल जॉब वो होगी जो स्पेसिफिकली आई को रिक्वेस्ट करें। और इसके बाद बी कोमाची का एक मिनी कंसर्ट होने वाला था तो एक्वा और रूबी की जिद के कारण मियाको उन्हें वहाँ पे ले जाती है बस एक शर्त पे कि कोई अटेंशन को ग्रैब नहीं करेगी। तो वहाँ पे बी कोमाची के 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग आई परफॉर्म करने वाले थे और हम देखते कि लोग आई को कमेंट कर रहे थे कि उसकी स्माइल ह्यूमन फीलिंग को लैक करती है बट आई के अकॉर्डिंग जो पब्लिक थी वो ऐसी इनह्यूमन चीज़ों को आइडल से एक्सपेक्ट करती है और आइडल वर्ल्ड में सब कुछ कैलकुलेट होता है और आई भी वही स्माइल करती है जो लोगों को सबसे आप प्लीज़ करें एज वो एक बोनाफाइड लायर थे। बट तभी वो देखते हैं रूबी और एक्वा को उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए और ये चीज़ देख के पहली बार वो जेन्युइनली स्माइल करती हैं और सभी लोग इस स्माइल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और इस तरह 1 साल बीत जाता है और एक्वा और रूबी इतने बड़े हो गए थे कि उनका बोलना और चलना अब वियर्ड या फिर सस्पिशियस नहीं था
और इस टाइम ड्यूरेशन में आई भी बहुत से काम करते हैं और फाइनली उसे एक टीवी ड्रामा में भी रोल मिल जाता है। तो उसके साथ एक्वा रूबी भी शूटिंग पे जा रही थी और वो एक स्टोरी बनाते हैं कि वो दोनों मियाओ के बच्चे थे और वहाँ पे डायरेक्टर ने देख के बहुत सा सरप्राइज था। बट से लगता है कि बच्चों को सेट पे लाना अब नया ट्रेंड था। बट जब एक्वा से बातें करता है तो उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे पूछता है कि वो एक्टर बनना चाहता है और साथ में उसे अपना कार्ड भी देता है। बट एक्वा से कहता है उसके प्लेस पे काम आई को देने के लिए और डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आई के पास बहुत सही फेस था और थोड़ी लग के साथ में इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएगी। बट इस पे एक्वा कंफ्यूज था एज आई के पास में बहुत सारी एबिलिटीज़ थी बट फिर भी उसे क्यों लक चाहिए होगा सरवाइव करने के लिए। और इस पे डायरेक्टर से बताता इंडस्ट्री में 3 तरह के एक्टर्स थे। पहले थे स्टार एक्टर जिनका रोल लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, दूसरे थे रियल टैलेंट जिनका काम होता है ब्रांड की इमेज को मेंटेन करना या फिर चीज़ में क्वालिटी को इंश्योर करना, और तीसरे होते हैं न्यू कमर एक्टर्स जिनसे कोई भी एक्टिंग को एक्सपेक्ट नहीं करता, उनका काम होता है बस फ्रेशनेस लाने का और उन्हें कास्ट किया जाता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए लाइक एन इन्वेस्टमेंट स्टूडियोज़ के द्वारा। बट अगर एक्टर्स ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पाते या स्टाफ में वेल लाइकर नहीं बन पाते तो उन्हें रिप्लेस किया जाता है एज शो बिजनेस। ऐसा ही वर्ल्ड था। तो फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और डेट अकॉर्डिंग जो आई की एक्टिंग एवरेज थी बट उसके पास एबिलिटी थी जो ऑडियंस के टेंशन को ग्रैब करने की। तो शूटिंग खत्म हो जाती है और एक्वा डायरेक्टर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ड्रामा रिलीज हो जाता है। बट उसमें आई का बस सिंगल सीन था एज जो बाकी सीन्स थे उन्हें कट कर दिया गया था। तो आई को लग रहा था कि उसकी एक्टिंग खराब थी बट तभी एक्वा डायरेक्टर कॉल करता है और उससे इस चीज़ के बारे में पूछता है और डायरेक्टर से बताते हैं कि आई के सीन्स बहुत ज़्यादा सही थे बट लीड एक्टर्स की एजेंसी लीड एक्टर्स को एज अडोरेबल विद एक्टिंग स्किल प्रमोट कर रही थी तो नहीं चाहते कि कॉर्पोरेटिव फीस उस साथ स्क्रीन शेयर करें। तो उन्हें पैसे की वजह से ही आई के सीन्स को हटाया गया था और उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री एक आर्ट के प्लेस के बजाय एक बिजनेस का प्लेस बन गई थी और वो भी इस चीज़ के बारे में सैड फील कर रहा था। तो आई को एक मूवी ऑफर करता है बस एक शर्त पे कि एक्वा भी इस चीज़ में अपीयर करेगा और बस तो केस में डायरेक्टर डिसीजन ले सकता है या तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो या फिर मूवी लो बजट की हो। तो ये मूवी लो बजट की थी जिसमें एक और चाइल्ड एक्ट्रेस कना अरीमा काम कर रही थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी इंस्टेंटली रोने के लिए और वो एक्वा और आई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एज वो अचानक ही मूवी का पार्ट बन गई थी और उससे लगता आई की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसा तभी उसे ड्रामा के सीन्स थे रिमूव कर दिया गया था और फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और एक्वा और काना स्क्रीन चरण का पार्ट को प्ले कर रहे थे और इस सीन में काना बहुत सही एक्टिंग कर रही थी पर एक्वा सेम चीज़ नहीं कर सकता। उनकी एबिलिटीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस था पर से ये चीज़ भी पता थी कि डायरेक्टर भी उससे एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज उनके अकॉर्डिंग उस एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी एज वो ऑलरेडी क्रीपी था। तो एक्वा भी डायरेक्टर के इंटेंट को रिस्पॉन्ड करके सीन परफॉर्म करता है और सभी लोग उस एक्टिंग को देख के बहुत ज़्यादा स्टन थे और साथ में उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और ये देख के काना भी सीन शूट करना चाहती थी एज वो अपनी एक्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी और उन्हें स्टार्ट कर देती है एज उसकी एक्टिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा बुरी थी लेकिन फिर भी सीन को कंक्लूड कर दिया जाता है और डाटा के अकॉर्डिंग एक्टिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ थी कम्युनिकेशन स्किल्स। एज अगर एक बार आपको स्टाफ या फेलो एक्टर्स डिसलाइक कर दें तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा और साथ में अगर एक्टर अपने बचपन से ही अपने आप को एज अ बिग शॉट ट्रीट करें तो उसका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। और जो भी हुआ था उसे डायरेक्टर चाहते काना ग्रो करें और एक्वा की एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी एज उसने वैसे एक्ट किया था जैसे उन्होंने इस चीज़ को एनविजन किया था
और उनके अकॉर्डिंग डायरेक्टर के इंटेंट को समझना ही एक्टर का फंडामेंटल स्टेप था। और एक्टर वो नहीं बनता जिसकी एक्टिंग अच्छी हो, बल्कि वो बनता है जो ऐसे एक्ट कर सकता हो जैसा एनविजन किया जाए। और भले ही एक्वा एक्टर नहीं बनना चाहता, बट वो इंडस्ट्री में कदम रख चुका था। और वहीं पे हम कान्हा को देखते हैं जो सही में ग्रो हो चुकी थी और वो अपना बेस्ट करना चाहती थी। और इस पूरी मूवी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी और डायरेक्टर को भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। और आई ने पूरी पिक्चर को अपनी एक्टिंग से कैरी किया था। तो इस मूवी के बाद से उसे बहुत सा काम मिलता है और उसे एज अपकमिंग स्टार कहा जा रहा था। और कुछ और टाइम बीत जाता है और आई 20 साल की हो जाती है और वहीं पे एक्वा और रूबी प्री स्कूल में चले जाते हैं और वो तीनों अपनी लाइफ सही से जी रही थी बिना पब्लिक में आए। और एक्वा और रूबी अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश थी और उनकी प्री स्कूल में एक डांस रूटीन हो रही थी ताकि डांस को पेरेंट्स को दिखाया जाए। बट रूबी वहाँ से भाग जाती है एज उसने कभी भी डांस नहीं किया था। एज की प्रीवियस लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इल थी तो उसके लिए डांस करना पॉसिबल नहीं था। तो एक्वा से समझाता है कि उसकी नई लाइफ थी जो भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। और ये सुन के रूबी डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और तभी आई भी वहाँ पे आ जाती है। लेकिन रूबी इस तरह से डांस कर रही थी कि वो गिरने के लिए तैयार थी। आज के प्रीवियस लाइफ में वो जब भी डांस करती थी तो बार बार गिरती थी, तो हमेशा गिरने के लिए तैयार रहती थी। और आई से समझाती है कि अगर वो गिरने से डरती रहेगी तो ज़्यादा गिरेगी और उसे कहती है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने के लिए और साथ अपनी मदर को ट्रस्ट करने के लिए। और ये सुन के रूबी सही से डांस करना शुरू कर देती है। और साथ हम देखते हैं आई को जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्वा रूबी के फादर से बात कर रही थी तो पैचअप नहीं चाहती बट उससे पूछती हैं कि अब बच्चों से मिलना चाहता है। एज आई ने रूबी और एक्वा को बात करते हुए सुना था जहाँ वंडर कर रहे थे उनके फादर कौन थे। तो रूबी को लग रहा था ये वर्जिन कंसेप्शन था, मतलब कि बिना मेल के वो पैदा हो गई थी, हॉली पावर्स थे जैसे जीसस बॉर्न हुए थे। तो आई चाहती उसके इस ऑड कंक्लूजन को क्लियर करना और इसलिए उसे अपना एड्रेस दे देती हैं जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इस हम देखते कि आई बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, उसे मूवीज़ और ड्रामाज मिल रहे थे और साथ में उसका ग्रुप था बी कोमाची, उसे डो में परफॉर्म करने का भी चांस मिल जाता है जो आइडल ग्रुप्स के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और सबको इतना खुश देख के आई भी खुश होने का एक्ट करती है एज वो एक लायर थी और अब वो भी अपने रियल फीलिंग्स को लाई से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी। और उसने कभी भी किसी को लव नहीं किया था, एज वो लव करने में बहुत ज़्यादा बुरी थी तो उसे लगता था कि कभी भी आइडल के लिए सूटेड नहीं थी। तो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पहली बार इचिगो आई को स्काउट करता है बट आई इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी एज उसकी एक सिंगल मदर थी जिसे जेल भेजा गया था एक चोरी की वजह से। और इसके बाद आई एक चिल्ड्रन होम यानी कि ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी तो उसने ना अभी तक किसी को लव किया था और ना किसी ने उसे लव किया था। तो उसे लग रहा था कि वो आइडल नहीं बन सकती एज वो फैंस को लव नहीं कर पाएगी और ना ही फैंस उसे लव करेंगे। बट इचिगो से बताता कि ये चीज़ बिल्कुल फाइन थी एज वो फैंस को आई लव यू कहेगी, भले ही वो झूठ हो बट फैंस को भी ऐसे प्रिटी लाई चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग लाइंग भी एक टैलेंट था और जब भी आई सिंग या डांस करके अपने फैंस के लिए वो एक प्रकार से अपने लव को एक्सप्रेस करेगी। और अगर लिरिक्स में वो बार बार आई लव यू कहेगी तो ये झूठ भी सच में बदल सकता है। और इस उनके आई भी आइडल बनने के लिए मान जाती है एज वो भी चाहती किसी को प्यार करना और वो चाहती अपने हार्ट के बॉटम से किसी को आई लव यू कहना और इसीलिए वो एक मदर बनने के लिए मान जाती है एज उसे लगा था कि उन्हें बच्चों से वो प्यार कर पाएगी बट उसने अभी तक उन बच्चों को आई लव यू नहीं कहा था एज वो नहीं चाहती कि ऐसा बोलने पर उसे लगे कि उसने झूठ कहा था
और वो तीनों अपने घर में थी। बट तभी डोर बेल बजती है और डोर में वही स्टॉकर था जिसने स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को मार दिया था, और वो अभी आई को भी स्टैप कर देता है। एज वो आई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एज उसके अकॉर्डिंग आई ने उसे और बाकी फैंस को बिट्रे किया था बच्चे को पैदा करके, और जो आई ने कहा था आई लव यू वो सभी झूठ था। और जब एक्को वहाँ पे आता तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता और समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और तभी आई स्टॉक को बताती है कि वो डिसऑनेस्ट और डरती थी, उसे कोई आइडिया नहीं था किसी को लव करने का मतलब क्या था, और इसीलिए वो प्रीटीज लाइज बोलती थी सबको प्लीज़ करने के लिए, इसी होप में कि लाइज ट्रूथ में बदल जाए, और उसके लाइज ही लव थे। आज वो इसी तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करती थी, और उसने सभी लव सॉन्ग इसीलिए गाए थे ताकि झूठ कभी ट्रूथ बन जाए, और वो भी चाहती किसी को लव करना। बस स्टॉक को अभी भी ये सब झूठ लग रहा था, आज उसे लग रहा था कि आई उसे नहीं पहचानती, बट आई उसे पहचानती थी, और जिसने उसे गिफ्ट दी थी वो आई ने अभी तक संभाल के रखी थी। और ये सुनते ही स्टॉक को रियलाइज होता है कि उसने बहुत कुछ गलत कर दिया था, और वहाँ से भाग जाता है, और इसके बाद आई एक्वा को गले लगा देती है। ऐसे एहसास हो चुका था कि वो मरने वाली थी। और डोर की दूसरी ओर रूबी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और आई को लगता है रूबी बड़ी होके आइडल बनेगी, और एक्वा एक एक्टर और देखना चाहते उन्हें बड़ी होती हुई, बट अभी पॉसिबल नहीं था। बट वो बहुत ज़्यादा खुश या फिर ग्लैड थी कि उसने उन्हें पैदा किया था, और वो फाइनली उन्हें आई लव यू कहती है, और ये चीज़ उसके हार्ट के बॉटम से आती है, और ये बिल्कुल ट्रुथ थी, और वो पहली बार किसी को प्यार कर पाई थी, और ऐसा करते ही वहाँ पे मर जाती है। और इसके बाद पूरी न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि कैसे एक फ़ैन ने आई को मार दिया था, और बाद में कल्प्रिट ने भी सुसाइड कर दी थी, और वहीं पे जो कंसर्ट था वो भी कैंसिल हो जाता है, और सभी फैंस बहुत ज़्यादा उदास थे, और मैक्सिमम पब्लिक भी सिंपैथाइज कर रही थी, बट कुछ लोग इसे यूज़ कर रहे थे अटेंशन ग्रैब करने के लिए, नेस्टी रूमर फैला के, और वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। एज एक फेमस सेलिब्रिटी अपनी लाइफ में नहीं जी सकता, और कुछ टाइम के बाद जो आई की डेथ की रिगार्डिंग न्यूज़ थी वो सभी ठंडी हो जाती है, और इचिनोज और मियाको एक्वा और रूबी को अपनी फैमिली में डाल देते हैं, मतलब कि एक प्रकार से गोद ले लेते हैं। और मियाको चाहती थी उनकी रियल मदर बनना, उसे पता था कि वो आई का प्लेस नहीं ले सकती, और भले ही वो दोनों उसे एक्सेप्ट ना करें, बट उन दोनों को अपना बच्चा मानेगी, और वो दोनों भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आई का फ्रेंड भी हो जाता है, और इचिको इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, और रूबी भी बहुत ज़्यादा उदास थी, बट अगर वो पता था कि वो बहुत ज़्यादा प्योर थी तो चेयर अप कर देगी। और रूबी सोच रही थी आइडल बनने की, बट एक्वा इसके अगेंस्ट था, एज फैंस बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, लेकिन रूबी स्टिल आइडल बनना चाहती थी अपनी मॉम आई की तरह। और एक्वा सोच रहा था कि अब आई इस वर्ल्ड में नहीं थी तो उसे मर जाना चाहिए, बट तब रियलाइज करता है कि जो स्टॉकर या फिर कल्प्रिट था उसे हॉस्पिटल और घर का एड्रेस पता कैसे चला। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि इन्वेस्टिगेशन कर सके, और न इसके पास में ऐसे कोई स्किल्स थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी, कोई उस इन्फॉर्मेशन दे रहा था, और वो आदमी आई के बहुत ज़्यादा क्लोज था, और बस एक ही आदमी ये चीज़ कर सकता है, और वो थे उनके फादर। क्योंकि आई ने अभी तक उसे सीक्रेट रखा था, तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस थी कि वो सेम इंडस्ट्री से था, तो डीएनए टेस्ट की मदद से वो उसका पता लगा सकता है। तो एक्वा डिसाइड करता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब उसे पकड़ के वो खुद मार ना दे, और इसके बाद वो डॉक्टर के पास वापस जाता है, उसे हेल्प मांगता है उसे रेस करने के लिए, मतलब कि जो इंडस्ट्री थी वो समझना चाहता था। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी दोनों बड़े हो गए थे और स्कूल जा रहे थे, और हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, और साथ में काना को भी। और लास्ट में अब एक्वा तैयार था अपना रिवेंज लेने के लिए, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था। वैसे एपिसोड कहना ही गलती होगी, एज ए पूरी एक मूवी थी जिसमें ट्रेजेडी, हैप्पीनेस, सॉन्ग्स सब कुछ डाला गया था,
और एक्ट करेगा एज अ प्रोलॉग जो मेन एनिमे स्टार्ट होगी उसके लिए। और इसके सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एज ए आइडल पे बेस्ड था और इसकी जो ओपनिंग सॉन्ग था वो अलग ही लेवल पे था। और साथ में हमें दिखाता है जो शो बिजनेस था उसके डार्क साइड को, और हम आई को देखते हैं जिसका करेक्टर बहुत ज़्यादा सही था, एज उसे अभी तक पता नहीं था कि प्यार कैसे कर सकती है और वो आई लव यू दिल से बोलना चाहती थी, बट एपिसोड के लास्ट में वो ऐसा कर पाती अपने बच्चों के साथ में, बट ऐसा करते ही उसकी मौत हो जाती है। और आगे सबसे बड़ी गलती थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपना एड्रेस देना, एज वही उसे मार डालता है, एज वो नहीं चाहता कि उसका नाम बदनाम हो कि उसके बच्चे पैदा हो गए थे। और साथ में लास्ट में हम देखते हैं बहुत सारे करेक्टर्स को इंक्लूडिंग काना जो इस एनिमे में एक मेन रोल करने वाले थे। तो अब से अपनी एनिमे स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी डेथ नोट की तरह होगी जिसमें उनका फादर था उससे बचता रहेगा और एक्वा उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।